नमस्कार, आप देख रहे हैं NDTV कैफ़े। मैं अश्विनी कुमार। आज के मेहमान सुमित सर, अखिलेश सर, विचित सर और सुनेंदु जी, आप सभी का स्वागत है। सर, अखिलेश सर, आज हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे महत्वपूर्ण है राजनीतिक दृष्टिकोण से। और वहाँ पे पिछले 2 दिन में एक घटना हुई। घटना यूँ है कि अखिलेश यादव ने भाजपा विधायक की टिप्पणी थी जो मायावती के खिलाफ की गई, उसमें इन्होंने एक चैनल के डिबेट में कहा कि जो मायावती हैं सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री हैं। उसके बाद उस पर अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा कि ये एक महिला मुख्यमंत्री का अपमान है, साथ साथ एक दलित वंचित वर्ग की महिला जो अपने संघर्ष से इतने ऊपर के मुकाम पर पहुंची है, उसको आप बदनाम कर रहे हैं। उसके बाद मायावती ने उनके ट्वीट को धन्यवाद करते हुए लिखा और फिर अखिलेश ने उसको धन्यवाद करते हुए फिर वापस से धन्यवाद, जैसे थैंक यू, फिर वेलकम वेलकम थैंक यू, वो सब चल रहा था। तो लोग ये कह रहे हैं कि इसका मतलब क्या है, एक राजनीतिक संदर्भ। किसने कहा था? भ्रष्ट बीजेपी के एमएलए ने कहा था, राजेश चौधरी। तो सवाल ये है सर कि इस कहानी, क्योंकि राजनीति में कहते हैं कुछ भी घटना होती है इसका मतलब कुछ ना कुछ अर्थ जरूर है, तो इस जो कवायद निकली है वेलकम थैंक यू वेलकम वाला जो चल रहा है, इसका अर्थ क्या निकाला जाए? नहीं, आपने जो आखिर में बात कही ना, बहुत अच्छी बात कही कि हर चीज़ का कोई ना कोई कारण होता है। जो आप यहाँ बोलते हुए कि हर चीज़ कारण से होती है, केवल स्नेह कारण होता है। तो स्नेह तो इसमें नहीं है। हालांकि कहने के लिए बुआ भतीजे का रिश्ता है, बनाया भी था और 2019 के चुनाव में साथ में आए भी थे, लेकिन उसके बाद जो वाक युद्ध चला है उसका तो आप मतलब कोई मिसाल ही आपको नहीं मिलेगी। और मैं तो हैरान हूँ क्योंकि ये जो बात बीजेपी एमएलए की ओर से कही गई मायावती जी के बारे में, या मायावती जी की ओर से जो बातें कही जाती थी अखिलेश यादव के बारे में या मुलायम सिंह जी के बारे में, वो सब पब्लिक डोमेन में है। तो जब रिश्ते साथ में होते हैं तो बात अलग तरह से होती है, जब एक दूसरे के खिलाफ होते हैं तो बात अलग तरह से होती है। लेकिन जैसा हम फिर से उसी बात पर आते हैं कि हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। राजनीति में अनायास कोई चीज़ें नहीं होती है, कोई ना कोई कारण होता है। अब सबसे बड़ी चुनौती क्या है अखिलेश के सामने? जो अगला विधानसभा चुनाव आने जा रहा है उसकी 2027 का जो विधान, अब उसमें एक बार वो फार्मूला चला चुके हैं कि सारा विपक्ष एक हुआ, उसमें कोशिश की थी बीजेपी को हराने की, हालांकि उसमें कामयाबी नहीं मिली। लेकिन इस बार जो लोकसभा चुनाव में उनको कामयाबी मिली है कांग्रेस के साथ गठबंधन में, और जो उन्होंने बात छेड़ी थी पीडीए की, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की, उसमें मायावती के बिना दलित पूरा नहीं होता है। लेकिन उनके लिए सुकून की बात यह अखिलेश को कि मायावती के अलग लड़ने के बावजूद इस लोकसभा चुनाव में जो दलित वोट था वो बड़ी संख्या में उनके साथ आया। ओबीसी भी आए और दलित भी आए, और अल्पसंख्यक तो खैर उनके साथ था ही क्योंकि कांग्रेस भी इधर थी और समाजवादी पार्टी। तो ये उनके लिए बहुत सुकून की बात थी। अब मायावती के लिए चैलेंज क्या था? उनको अपनी पार्टी बचा के रखनी है। उनका भी एग्जीक्यूटिव हुआ, कार्यकारिणी हुआ, उसमें उनको फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। उन्होंने स्पष्ट किया है कि वो रिटायर नहीं होंगे। रिटायरमेंट से की बातों को सबने उन्होंने खारिज कर दिया। लेकिन अब वो सक्रियता का संदेश भी इसलिए देना चाह रही है क्योंकि इस बार आपको याद होगा कि जो बाई इलेक्शन अभी अनाउंस नहीं किए गए हैं, लेकिन जब भी अनाउंस होंगे, जब भी होंगे, दिवाली के आसपास सुन रहे होंगे, तो मायावती चुनाव लड़ेंगी। पहली बार बीएसपी मतलब चुनाव लड़ेगी। पहली बार ऐसा हो रहा है कि उपचुनाव में बीएसपी उतरेगी। तो ये बीएसपी की जो सक्रियता है, मायावती की सक्रियता, ये दिखाने के लिए उनके समर्थक वर्ग को कि आप ये मत सोचिए कि हम सक्रिय नहीं हैं, कि आप अपना कोई दूसरा विकल्प ढूंढ लें। क्योंकि पहले की चार चुनाव, बल्कि दो नहीं चार चुनाव, 2 लोकसभा 2 विधानसभा जो हो चुके हैं, उसमें बड़ी संख्या में दलित वोट, खासतौर से गैर जाटव वोट बीजेपी के पाले में गए थे। अब उन्हीं में से कई सारे वोट अखिलेश कांग्रेस के पास चले गए। तो मायावती ये संदेश देना चाह रही कि वो सक्रिय है। अब बात आती है इसके ऊपर, क्या अखिलेश और मायावती के बीच में फिर से पैचअप हो सकता है? राजनीति में कुछ भी हो सकता है, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं। और अगर कांग्रेस, सपा, बसपा तीनों मिल जाते हैं तो निश्चित तौर पर ये बहुत फॉर्मेडेबल अलायंस बनता है, और जो बहुत बड़ी चुनौती होगी योगी आदित्यनाथ के लिए, क्योंकि जब ये तीनों मिलेंगे तभी शायद एक बड़ी चुनौती दे पाए। क्योंकि जो लोकप्रियता योगी आदित्यनाथ की हो गई है ज़मीन पर, स्पेशली बीजेपी कार्यकर्ताओं में, बीजेपी समर्थकों में, इस हार के झटके के बावजूद भी योगी की लोकप्रियता बरकरार है। तो ऐसे में योगी को अगर काउंटर करना है तो ये 3 पार्टियां आती है तो एक बड़ा चैलेंज हो सकता है। तो राजनीति में तो एक हफ्ता भी बहुत बड़ा समय होता है, 2 दिन की बात है, तो देखना होगा कि इसमें क्या होता है। सुमित सर, हम जब पहले लोकसभा चुनाव की बात करते तो उसमें आपने कहा था कि दोनों पार्टियों में ये अंदरूनी एक तरीके से समझ है कि कोई भी शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ नहीं बोलेगा, चाहे सपा से कोई मायावती के खिलाफ नहीं बोलेगा और बसपा से कोई अखिलेश यादव, डिम्पल यादव के खिलाफ नहीं बोलेगा।
क्या वो तब से जो मेंटेन किया जा रहा था वो इसलिए किया जा रहा है कुछ चीज़ें सुलझी हैं तो विधानसभा चुनाव में, क्योंकि दोनों पार्टियां लंबे समय सत्ता से बाहर हैं और वापसी की उम्मीद चाह रहे हैं राज्य में, क्योंकि उनके सामने योगी आदित्यनाथ जैसा प्रचंड एक नेता है जो उसकी जो विश्वसनीयता है और जो उसकी क्या बोलते हैं एक तरीके से जो उनका दिन पर दिन वो रेटिंग बढ़ती ही जा रही है उनकी, तो उसको चुनौती के लिए क्या ये दोनों लोग साथ में आ जाएंगे? अब रेटिंग बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है आपको पता होगा, आपने किस बेसिस पे कहा, मैं आपसे पलट के पूछना चाहता हूँ। कोई रिसर्च आया है, कोई सर्वे आया है, कोई डेटा आया है? नहीं रेटिंग, क्योंकि अभी 15 दिन पहले हम खबर चला रहे थे केशव मौर्य दिल्ली के चक्कर काट रहे हैं, यूपी बीजेपी में बड़ी परेशानियां चल रही हैं। मुझे नहीं पता आपने ये क्यों कहा, आपने अगर कुछ सोच के कहा है तो कोई वजह रही होगी। अभी जो इंडिया टुडे का आया है ना, मूड ऑफ द नेशन, उसमें प्राइम मिनिस्टर के लिए अगर आप पूछेंगे तो फर्स्ट पे तो मोदी जी हैं, दूसरे पे राहुल गांधी जी हैं, तीसरे नंबर पे अमित शाह का नाम है और चौथे नंबर पे योगी आदित्यनाथ का नाम ये तो शुरू से था। है। और अब इस चुनाव के नतीजे आने के बाद और फिर दूसरी बात ये कि जब सबसे अच्छा मुख्यमंत्री कौन है परफॉर्मेंस के हिसाब से, तो उसमें ओपिनियन ये आया है कि योगी आदित्यनाथ नंबर 1 पर है, इसलिए उन्होंने कहा है। अच्छा, और दूसरा ये जितने भी दिल्ली का चक्कर कट गया उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ, जिसका तस है सरकार, वो अलग टॉपिक है, उस पर किसी और दिन आप बहस करिएगा। उसमें ये भी परसेप्शन बन रहा है कि जितना ज्यादा ये आवाज उठाई गई है हुआ उससे योगी और ज्यादा मजबूत हो गए हैं, बिल्कुल। ये भी थी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। जहाँ तक रही मायावती और अखिलेश चाचा बुआ भतीजे की बात, 2-3 चीज़ें हैं जो अखिलेश जी ने कहा, जो आपने कहा ना, उनका मिक्स लगता है मुझे। तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि आज से 10 साल पहले यूपी की राजनीति में 2 ही बड़ी पार्टियां थी, सपा बसपा। भाजपा बिल्कुल नेपथ्य पे चली गई थी, 50 MLA भी नहीं हुआ करते थे उसके, सांसदों की बात तो छोड़ ही दीजिए। ऐसी सिचुएशन में जब 2 पार्टियों का एक छत्र साम्राज्य चला हो करीब 15 साल तक, 17 साल तक, उसके बाद अचानक से उनकी ज़मीन हिल जाए एक पार्टी के उदय से, तो उनको ना दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो ये वो दौर भी है उन दोनों का। तो उन्होंने उस दौर को चख लिया और लगा, जैसे आप कह रहे हैं ना, योगी और मोदी और अमित शाह की जो जोड़ी है तिकड़ी की, इनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी रही है और हिंदी बेल्ट में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो जाहिर तौर पर इन लोगों के पास कुछ होना चाहिए जिससे ये अपने राज्यों को जीत सके, अपनी खोई हुई ज़मीन को वापस पा सके। तो एक तो वो प्रयास है कि और ये बात जो मैंने आपसे कहा था इलेक्शन के दौरान में, फैक्ट है, वहीं से शुरुआत हुआ। जब उसने कहा अखिलेश जी ने कि हमको दलित का वोट चाहिए, तो बड़ी सोची समझी रणनीति थी कि मायावती के खिलाफ एक लाइन नहीं बोलेंगे, टॉप टू बॉटम। आप सपा को कवर करने वाले कितने पत्रकारों से, जर्नलिस्टों से पूछ लीजिए, हर इंटरव्यू में कोशिश की गई कि कहीं कुछ मायावती के खिलाफ बुलवा लें, अखिलेश से, डिम्पल से, धर्मेंद्र से, बाकी जो भाई अक्षय आदित्य वगैरह, प्रोफेसर साहब, कुछ नहीं कहा गया। ये प्रोफेसर साहब की रणनीति थी कि अगर हमको दलितों का वोट चाहिए है, अगर हम पीडीए का फॉर्मूला दे रहे हैं, तो किसी कीमत पर हमको बहन जी को के खिलाफ बोलना ही नहीं है। और उसका असर देखिए आज क्या हुआ कि चंद्रशेखर आज़ाद जब चुनाव लड़ते हैं तो वो भी बहन जी की तारीफ करते हैं। परसों उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जब हरियाणा के साथ, उन्होंने फिर कहा कि मायावती दलितों के लिए आइकन है। उन्होंने उस प्रेरणा स्रोत शब्द का इस्तेमाल किया। तो मतलब इस तरीके से मायावती को जीता जागता सबसे बड़ा दलित नेता के तौर पर प्रोजेक्ट कर दिया गया है। अब अगर इनके खिलाफ अगर कोई बोलेगा तो जाहिर तौर पर उसको नुकसान हो जाएगा दलित वोट बैंक। अगर आप दलित वोट बैंक चाहते हैं तो, अगर दलित वोट बैंक में सेंध लगानी है तो मायावती को आपको उस पेडेस्टल पे ले जाना पड़ेगा जिस पेडेस्टल पे काशीराम थे, या उसके पहले की बात करें तो, और मतलब मैं अम्बेडकर जी का नाम लेना नहीं चाहता हूँ, इस पर कंट्रोवर्सी हो जाएगी ना, उस लेवल पे देखना चाहते हैं कि जीती जागती वो उतनी बड़ी दलित अधिकारों की नेता है। तो ये सोची समझी रणनीति, और उसका फायदा अखिलेश को हुआ। भाई बीजेपी की सीटें घट गई, बीजेपी नंबर 2 की पार्टी हो गई यूपी में, अखिलेश यादव की नंबर 1 की पार्टी हो गई, 37 और 33 का आंकड़ा है। तो ये दिखा रहा था कि जो भी उनका रणनीति थी उसने उनको नतीजा दिया, फल दिया। तो उसी चीज़ को इनकैश करना चाहते थे। और बड़ा अखिलेश इस मामले में तारीफ करनी होगी, राजेश चौधरी साहब का बयान आया और अगले दिन अखिलेश ने उन पर न सिर्फ हमला किया बल्कि टारगेट देखिए ना आप, बीजेपी अगड़ों की पार्टी, बीजेपी बनियों, ब्राह्मणों और ठाकुरों की पार्टी के तौर पर पेंट हुई है, बीजेपी एंटी दलित के तौर पर पेंट कर दी गई है इस चुनाव के दौरान। ऐसे में दलित नेता के साथ कौन खड़ा हो गया? एक ओबीसी सपा का नेता, जो जिसके जरिए वो चुनाव जीत कर आया। तो अखिलेश ने बहुत दूर की कौड़ी खेली और बीजेपी को ट्रैप में ले लिया। बीजेपी उस पर ना उगल पा रही है ना निगल पा रही है, ना राजेश चौधरी के खिलाफ कुछ बोल पा रहे हैं, क्योंकि राजेश चौधरी के खिलाफ बोलना मतलब मायावती के साथ खड़े हो जाना। और मायावती के साथ कैसे खड़े हो सकते हो? तो जगह जगह कहते हैं कि करप्ट नेता है, नहीं बोलेंगे तो दिक्कत है। तो ये इतना बढ़िया चाल चली है राजनीतिक तौर पर, अखिलेश ने फंसा दिया बीजेपी को। और इसी का फायदा ये मिल रहा है कि आज की डेट में वो बनोहमी दिख रही है। लेकिन मुझे अभी भी शक है,
इंडिया ब्लॉक में मायावती आएंगी, आई डाउट। एक साथ एक मंच पर आने का वक्त अभी नहीं आया है। ये 27 का जो चुनाव होगा यूपी में, वो तो अलग अलग ही होगा। आज की तारीख में बोल रहा हूँ मैं, 3 साल पहले अभी से कि ये एक साथ होता मुझे अभी नहीं दिखता है। अब वक्त बहुत लंबा है। विचित सर, ये जो बयान है उसका एक सर ने कहा कि एक मतलब ये है कि हो सकता है सम्मान के भाव से कहा गया हो, और दूसरा ये बात हो सकती है कि भाई जो वोट उनका है, जो दलितों का वोट बैंक है, उसको एक सहानुभूति दिखा के कि भाई देखिए हम आपके साथ खड़े हैं और मायावती वैसी पार्टी कमज़ोर हो रही है तो आप हमारे साथ आइए, हम आपको सम्मान उतना ही दिलाएंगे। क्या आपको नज़र आता है इसमें जो सुमित जी ने कहा कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, 3 इसके पहलू हैं। पहला तो यह है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त, बीजेपी के साथ लड़ना है। बीजेपी के विधायक ने मौका दे दिया, अब मौका दे दिया तो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के लिए इससे बेहतर कोई मौका नहीं था कि हम मायावती को एक सम्मान दे करके, एक सम्मान का मरहम लगा करके उनको अपने साथ एक भावनात्मक रूप से जोड़ें। उसका बहुत दूर तक राजनीतिक फलितार्थ नहीं आएगा, लेकिन इतना जरूर होगा कि खासकर जो दलित वोटर हैं या लोग पब्लिक है, उनके बीच ये भाव जाएगा कि अखिलेश हमारी नेता का सम्मान करते हैं। एक तो हुई ये बात। दूसरी बात, मैं इसको थोड़ा और आगे तक देखता हूँ। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, दोनों के कदम ताल बहुत तेज चल रहे हैं और इसमें अखिलेश यादव ने पीडीए जरूर बनाया, लेकिन उस पीडीए में जो पिछड़े हैं वो तो समाजवादी पार्टी की तरफ हैं। दलितों का ज़्यादा झुकाव कांग्रेस की तरफ था। और कांग्रेस और उसका फायदा समाजवादी पार्टी को भी मिला। ये 3 इडियट का एक डायलॉग है कि दोस्त अगर फेल हो जाए तो बुरा लगता है, फर्स्ट आ जाए तो और बुरा लगता है। तो कांग्रेस अगर समाजवादी पार्टी से कमज़ोर बन के रहे तब तो बहुत अच्छी बात है, पिछलग्गू बन के रहे तब तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन कांग्रेस बड़ी टेढ़ी पार्टी है, वो सभी पार्टियों से पुरानी पार्टी है, पुराना चावल है, उसको टैकल करना बहुत आसान नहीं है। इस बात को मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव से भी जानते थे, तो पिता के जरिए पुत्र भी कुछ तो जानते होंगे। अब कांग्रेस को हैंडल करने के लिए ज़रूरी है कि जो दलित वोट वाया कांग्रेस समाजवादी पार्टी तक आती, वो सीधे हमारे तक आए और ये एक माहौल बनाया जाए। तीसरी चीज़, एक और पॉइंट है इसमें। तीसरा पॉइंट ये है कि एक हमारे यहाँ कहावत है कि जो काम सुई से हो जाए उसके लिए तलवार निकालने की ज़रूरत नहीं है। अखिलेश इस चुनाव में, पिछले विधानसभा चुनाव में भी, इस लोकसभा चुनाव में भी दिख गया कि दलितों के लिए अब मायावती कोई महत्वपूर्ण नेता नहीं है। दलितों के मन में मायावती के लिए उस तरह का आदर नहीं है, या वोट को लेकर के आदर हो सकता है, लेकिन वोट देने में लगता है कि हम अपने वोट को चूक रहे हैं या गलत जगह दे रहे हैं, क्योंकि उस तरह से वोट नहीं मिला। एक भी सीट मायावती नहीं जिता पाई, यहाँ तक कि जो दलित प्रभाव वाली सीट है वहाँ भी नहीं। अब इसको एक चीज़ ये देखिए कि अगर अखिलेश यादव मायावती के खिलाफ कुछ बोलते तो कई बार ये होता है कि प्रतिक्रिया में लोग एकजुट ज़्यादा होते हैं, तब मायावती के साथ दलित वोटों के जुड़ने का और मायावती के फिर से एक पुराने हीरोइज्म के उभरने का मौका मिलता। ऐसे आप सहानुभूति के शब्दों के साथ उनको शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये 3 पॉइंट हैं और इन 3 पॉइंट पर ही अखिलेश यादव की अपनी राजनीति आगे चल रही है। मायावती के साथ दुविधा यह है कि वो बीजेपी के साथ अगर जाएंगी तो ये होगा कि उन्होंने दलित हितों के खिलाफ जाकर के हाथ मिला लिया, और अगर इनके साथ आती हैं तो क्या मिलेगा, क्योंकि अब तो तय है कि मुख्यमंत्री पद की दावेदारी अखिलेश छोड़ेंगे नहीं और मायावती उससे नीचे पर मानेंगी नहीं, तो इसलिए गठबंधन का फिलहाल हमें भी नहीं दिखता है कि पुर्णेंदु जी, जो ट्वीट मायावती जी ने किया है उसके नीचे उन्होंने लिखा कि भाजपा को इनके विधायक के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। साथ में उन्होंने लिखा अगर नहीं करती है तो इसका जवाब जनता उपचुनाव में देगी, क्योंकि उपचुनाव महत्वपूर्ण हो गए हैं और उसी को लेकर सभी पार्टियां अभी से ही आगे तैयारियां कर रही हैं। बिल्कुल। लोकसभा चुनाव के बाद से जो यूपी में 10 सीटों पर जो उपचुनाव होना है, अभी उसकी आधिकारिक घोषणा तो हुई नहीं है जी, लेकिन योगी लगातार एक्टिव हैं उसको लेकर के।
और उन्होंने विधानसभा से एक बयान भी दिया था कि जो काठ की हांडी है वो बार बार नहीं चढ़ती। उनका इशारा ये था कि लोकसभा चुनाव में जो इनको जीत मिली है वो एक तुक्के की जीत है, किस्मत की जीत है। और बीजेपी कई मामलों में कुछ कोर्स करेक्शन कर भी रही है। जो हमने कल एक बहुत ही लंबा डिस्कशन किया है कि जो लेटरल एंट्री के उसमें रिजर्वेशन का मुद्दा हो, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो बीजेपी का जो पोर्टे एक हुआ था कि ये एंटी रिजर्वेशन पार्टी, एंटी दलित पार्टी, संविधान बदलने की बात है, बीजेपी उस पर बहुत तेज़ी से काम कर रही है और वो देखने को भी मिल रहा है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे जो विपक्ष उठाता है, बीजेपी उसको छीनने की कोशिश में है। जो सेंसस को लेकर के कि उसको लगातार वो टल रहा है, सेंसस की इतने दिन हो गए अभी तक क्यों नहीं हो रहा है, उस पर तमाम बयान आ चुके हैं बहुत सारे। हम लोग रोज़ किसी न किसी एक्सपर्ट को ओपिनियन देखते हैं कि सेंसस को इतने लंबे समय तक टालना ठीक नहीं है जी। तो उसके पीछे बताया जा रहा है कि सरकार बहुत गंभीरता से विचार कर रही है और सरकार से जुड़े लोग भी, सरकार जैसे रोहिणी कमीशन के जो मेंबर थे उनका भी बयान आया। बहुत सारे सरकार के सांसद या ओबीसी सांसद वो मांग कर रहे हैं कि भाई ये मुद्दा जोड़ा जाए। और ऐसा नहीं कि बीजेपी कास्ट सेंसस की कोई उस ढंग से विरोधी रही है, पहले भी तमाम नेता समर्थन करते रहे हैं। 2018 में एक पीआईबी की एक रिलीज है जिसमें कि तब उस समय गृह मंत्री राजनाथ सिंह थे और उसमें था कि ओबीसी सेंसस की बात की गई थी। बाद में हालांकि बाद में 2021 में संसद में बयान सरकार ने कहा था कि भाई कास्ट सेंसस, हम कास्ट वाले को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन फिलहाल जो 240 के बाद स्थितियाँ बदल गई हैं। तो ऐसा बहुत सारा जो चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं कि बीजेपी कास्ट फैक्टर को लेके काम करेगी। उसको पता है कि जो संविधान बदलने का मुद्दा था उससे दलित वोटों में नाराजगी हुई है। दूसरी बात, यूपी में टिकट बंटवारे को लेके एक बहुत बड़ा मुद्दा था। तो बीजेपी अगर दूसरी चीज़ों पे कोर्स करेक्शन कर रही है तो विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे पर भी वो काम करेगी और वो लोकल यूनिट को भी वो तवज्जो देगी। अगर अपने सहयोगी दलों को सुनेगी तो अगर उसको जीतना है, और ये पार्टी ऐसी है जो जीतने के लिए लड़ती है, उसको ये बात तो उसने इंटरनल कमेटी में रिपोर्ट आई कि भाई बहुत जगह उम्मीदवार अच्छे नहीं थे, तो एक जो 400 का नारा था उनके खिलाफ गया, वो ओवररेटेड नारा था। और ये पार्टी हो रही, भैया नारा दिया किसने, 400 पार वाला, इस नारे ने नुकसान किया। क्योंकि बीजेपी समर्थकों को लगा चलो 400 तो आ ही रहा है, अगर हमारी सीट हार जाएगी तो क्या बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो बहुत जगह कैंडिडेट से नाराजगी की वजह से भी उनके खिलाफ वोट किया। अखिलेश यादव भी समझ रहे हैं कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो फिर से पलटवार करेगी यूपी में। और लोकसभा में आप जीत गए इसका मतलब नहीं कि विधानसभा आपके लिए केक वॉक साबित हो रहा है। ठीक है, आप अपबीट हैं, अभी आपको समर्थन मिलता दिख रहा है, लेकिन योगी भी, जैसे बात हुई कि तमाम सर्वेज में भी आ रहा है कि योगी की अपनी फैन फॉलोइंग है, अपनी पॉपुलैरिटी है, और बहुत सारे अलग अलग फैक्टर लोकसभा में इनके खिलाफ काम किए। जैसे बहुत सारी जगह राजपूतों की नाराजगी थी, जो पुरुषोत्तम रूपाला का बयान था, और योगी को लेकर भी बहुत सारे राजपूत थे जो उनको लग रहा था कि बीजेपी का एक वर्ग योगी को दबाना चाहता है। तो उन लोगों ने भी, हो सकता है मे बी 2%, 3%, 5% मे बी वो उस तरह से प्रोएक्टिव होकर बीजेपी के लिए वोट ना किया, खासकर लोकसभा में। लेकिन विधानसभा में वो चीज़, जब योगी चेहरा होंगे तो यूपी के राजपूतों में आज की तारीख में योगी से बड़ा कोई नेता नहीं है। ठीक है, वो महंत हैं, लेकिन आफ्टर ऑल यूपी में जाति की राजनीति होती है। अब जो हम मुद्दे पे आते हैं कि अखिलेश यादव का जो बयान है, मुझे आज की तारीख में भी नहीं लगता कि सपा बसपा का कोई गठबंधन होने वाला नहीं। अखिलेश यादव ने सिर्फ मौके पे चौका लगाया और वो उनकी राजनीति को सूट करता है। जो पीडीए की राजनीति है, लगातार वो पीडीए का जो नारा दे रहे हैं वो उनको सूट करता है। और इसके बहाने उन्होंने ये जो वो बहुत ही लंबा ट्वीट है, और दोनों ही ट्वीट लंबे हैं। जो पहला वो विधायक के बयान के खिलाफ है, और दूसरा जो मायावती ने उनको थैंक किया तो उन्होंने आभार जो जताया, दोनों ही बहुत लंबे ट्वीट हैं। और उन्होंने कहा कि किस तरह जो 90% में अब 99% दिखता आ रही, मतलब उनका कहने का इशारा था कि अगर पीडीए से जुड़ा मुद्दा होगा तो हम अक्रॉस द पार्टी लाइन उसको लेकर हम उठ खड़े होंगे। तो वो टारगेट करें। अभी जो CSDS के आंकड़े बताते हैं कि यूपी के में जो दलित है उसमें 21% जो दलित है मान लीजिए, तो 12% जाटव समाज से है, बचे 9% गैर जाटव है। गैर जाटव का जो बड़ा हिस्सा है वो इस बार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के खाते में आया है जी। और इवन जाटव समाज में भी जो बहन जी का वो मत प्रतिशत बहुत गिरा है, मात्र 44% जाटव समाज ने बहन जी को वोट किया है, बाकी लगभग 25% बीजेपी और सपा गठबंधन के खाते में आए। ठीक है, तो उनका आधार जो जाटव समाज था वो भी है। पहली बार मैं देख रहा हूँ कि बसपा जो है वो 10% से कम उसको वोट आया, 9.4% के आसपास उनको वोट है। सीटें एक नहीं आई। चलिए, सीटें तो उनकी पहले भी 2014 में भी एक सीट नहीं आई थी,
लेकिन वोट प्रतिशत उनका 20 के आसपास रहता है, 20% उनका बेस वोट था, वो नहीं रहा। कुल मिला तो वो के चिंताजनक है। कुल मिला के देखा ये जाए अगर सर कि इस बयान का कोई गठबंधन वाला अर्थ नहीं निकल रहा है। अर्थ यही सिर्फ है कि जो वोट बैंक बचा है, दलित वोट बैंक, या जो दलित समुदाय के लोग जो बसपा से मतलब जुड़े हैं लेकिन वो अटैचमेंट, स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट नहीं, जो हट सकते हैं, जो स्विंग बोला जाता है, उनको फ्रिंज बोला जाए, जो चुनाव के कुछ समय डिसाइड करते हैं, वो सब भी इधर अगर आ जाएं तो जो पीडीए का नारा लगाने वाली सपा है वो विधानसभा चुनाव में भी पार हो जाएगी। यही कुल मतलब निकाला गया। कोशिश तो शायद अखिलेश यादव की ये लग रही है, लेकिन आप इसमें 2-3 बातें आप खुद देखिए जो आपने बात कही है। पहली बात तो ये है कि अगर वो उन समर्थकों को जो कि मायावती के समर्थक हैं, जो अब अखिलेश के पाले में आ गए, उनको लुभाने के लिए बात कह रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उन्हें ये डर तो रहेगा कि आज वो उनके पाले में है लेकिन कल वापस हो जा सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि मायावती जिस तरह से सक्रिय हुई हैं अपनी राजनीतिक हार के बाद, तो वो अपने आप में कई प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहा है। पहली बात तो जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया सब कैटेगराइजेशन का, उसको लेकर के मायावती ने लीड ली, सबसे आगे मोर्चे पर आकर उन्होंने कमान थमा ली, और उसके बाद जो है सरकार को भी बैकफुट पर आना पड़ा। और कांग्रेस तो आप जानते हैं कि अभी तक उन्होंने अपनी चुप्पी नहीं तोड़ी सब कैटेगराइजेशन को लेकर। तो मायावती को ये एक बहुत बड़ा मौका लग रहा है कि इसके ज़रिए वो अपनी जो खोई हुई ताकत है उसको दोबारा पा सकती हैं, और जो दलित चैंपियन, वो जो अपनी उनकी छवि है उसको दोबारा कायम कर सकती है। आप ये देखिए कि सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हुआ इस चुनाव में? बीजेपी को तो हुआ, ठीक है, वो तो हम उस पर चर्चा करते हैं क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी लेकिन बीएसपी को नुकसान हुआ। क्या नुकसान? जो बात आप कह रहे थे बिल्कुल सही बात है कि इसमें जो 37 उम्मीदवार जीत करके आए, समाजवादी पार्टी के आज 37 जीत करके आए, इनमें 10 वो हैं जिनके रूट्स बीएसपी के हैं, जो बीएसपी में कभी किसी जमाने में हुआ करते थे, आज वो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं। उदाहरण के तौर पे लालजी वर्मा। अम्बेडकर नगर की 5 सीटें जो है विधानसभा आती हैं, और अम्बेडकर नगर से अब लालजी वर्मा, जो कि किसी जमाने में एसपी से बीएसपी में गए थे, फिर बीएसपी से वापस एसपी में आए, और अब वो समाजवादी पार्टी के सांसद वहाँ से जीत करके आए हैं, जो कि किसी जमाने में बहुत करीबी हुआ करते थे। तो ये अपने आप में क्या दिखा रहा है? और जो हारे हैं समाजवादी पार्टी के सांसद, उनमें भी 6 ऐसे हैं जो बीएसपी की जिनकी ज़मीन है। तो नुकसान तो मायावती को हुआ था, सबसे ज़्यादा नुकसान तो मायावती को हुआ। तो ये बात कि अखिलेश के बुआ जी के लिए तारीफ़ की उनको बुरा लगा कि इनके ऊपर क्यों उनको आरोप लगा दिया गया है, तो ये संदेश वो उन मतदाताओं को दे रहे हैं जो अभी फ़िलहाल इस चुनाव में उनके साथ आए। क्योंकि ये जो पीडीए है ना, आप अगर देखोगे तो ये दरअसल पीडीए वही है जो कांशी राम जी ने एक तरह से इसको बहुजन समाज बनाया था। बहुजन समाज का जो फैक्टर जो उन्होंने दिया था, जिसके चलते बीएसपी इतनी बड़ी ताकत बनी। और जो सुमित भी कह रहे थे कि एसपी बीएसपी के बीच में यूपी की पॉलिटिक्स झूलती रही, तो उसमें बहुत बड़ा फैक्टर बहुजन समाज का इस क्वाइन किया हुआ था, उसमें से निकाला है पीडीए को अखिलेश यादव ने। तो मायावती क्यों चाहेंगे कि एक बार फिर से अखिलेश यादव के पाले में चले जाए या कांग्रेस के पाले में चले जाए? वो तो अपना वोट बैंक जो बिखर गया है उसको इकट्ठा करना चाहेंगे। इसलिए मैं सुमित की बात से सहमत हूँ कि उन्हें नहीं लगता कि ये 27 में इनका ग्रैंड अलायंस होगा। अच्छा, मुझे लगता है कि हालांकि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, आप डिसमिस नहीं कर सकते, लेकिन फिलहाल आज की तारीख में ऐसा लगता है कि मुश्किल है। एक चीज़ और जोड़ना चाह रहा था मैं, अखिलेश यादव की राजनीति को अगर आप देखें बीते 3-4 महीनों में, चुनाव के पहले के 2-3 महीने और चुनाव के बाद के 2-3 महीने, अखिलेश यादव अपने कार्ड्स बड़े स्मार्टली प्ले कर रहे हैं आजकल। हाँ सर, उनके जो मैनेजर्स हैं, उनके जो सलाहकार हैं, बड़ी अच्छी कोई टीम उनके पास आ गई है। और या फिर ऐसा कहीं कि दिन अच्छे चल रहे हैं, जो चीज़ छू रहे हैं वो चीज़ सोने की निकल जा रही है, मिडास्टर जिसको कहते हैं वो है। अब जैसे अयोध्या की सीट जीते, फैजाबाद वाली सीट जो थी, उनके जो सांसद हैं अवधेश प्रसाद, दलित हैं, और उनको वो लगातार अपने साथ बिठाते हैं, बिल्कुल बगल की कुर्सी पे संसद में देख लीजिए, पार्टी की मीटिंग में देख लीजिए, प्रोफेसर साहब गायब हो गए। रामगोपाल जी जो हैं वो नंबर 3 पे चले गए हैं, मतलब कम से कम तस्वीरों में। अवधेश प्रसाद को आगे रखने का मतलब क्या है? वो जो पीडीए का फॉर्मूला है उसके जरिए बार बार पिंच करना है। वो चिढ़ा रहे हैं बीजेपी को, वो चिढ़ा रहे हैं मायावती को भी, मतलब एक तरीके से जो एक सामान्य सीट थी। हाँ, सामान्य सीट पे दलित को लड़ाया, दलित जीता। और बीजेपी की सीट जहाँ पर मंदिर अंदर, वो सब पुरानी कहानी से हम लोग तमाम बात कर चुके हैं। तो अवधेश प्रसाद को इंपॉर्टेंस देना ये बार बार इशारा कर रहा है कि अखिलेश यादव दलितों के अंदर सेंध लगाने की भरपूर तैयारी कर चुके हैं। अब उनको सिर्फ इतना चाहिए कि मायावती साइकिल के टिकट पे आके चुनाव लड़ ले। तो आज की चर्चा में बस इतना ही। कल मिलते हैं किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।